Good morning, all student. Let's come with us. Now we start our remaining chapter. So please, all student, come on page number 7 and see the topic soil erosion. आपको यहाँ पर स्क्रीन पर सब वन बाय वन दिखते जाएंगे जो भी टॉपिक आएंगे. तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सोइल इरोजन या मृदा क्षरण. ठीक है, हम लोग देखेंगे लैंड इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इरोजन. भूमि क्या बहुत ही उससे प्रभावित होती है मृदा के क्षरण से. सोइल विदाउट वेजिटेशन इज अफेक्टेड मोर बाय इरोजनल प्रोसेस. यदि किसी प्रकार का वहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षरण होती है. फर्टिलिटी ऑफ सोइल ऑफ इंडिया इज डिक्रीजिंग एवरी ईयर ड्यू टू रैपिड इरोजन. यानी कि प्रतिवर्ष भारत की जो मृदा उत्पादकता है, उसकी फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है. सोइल इरोजन इज द सीरियस प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री. सोइल इरोजन नॉट ओनली अफेक्ट द लैंड बट आल्सो द ह्यूमन बींग्स अस इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन. जैसे कि मृदा का क्षरण केवल मृदा को ही प्रभावित नहीं करता, जबकि मानव को भी या भूमि को भी वो उसी तरीके से प्रभावित करता है. तो आइए हम लोग देखते हैं, इसके केसेस देखेंगे क्या क्या कारण है मृदा के क्षरण के. तो फर्स्ट देखो, इसमें डिफॉरेस्टेशन यानी कि पौधों का कटाव है, वृक्षों का कटाव. तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके कारण को जानते हैं ना. तो हम लोगों ने देखा डिफॉरेस्टेशन यानी कि पौधों का कटाव. इससे भी क्या मृदा का क्षरण होता है. जैसे पौधे जो हैं अपनी जड़ों में मिट्टी को अच्छे तरीके से बांधे रखते हैं, जबकि किसी प्रकार से यदि उनका कटाव होता है तो वहाँ की मृदा जो है वो अच्छे तरीके से बंधी हुई नहीं होती है और वो आसानी से उसका इरोजन हो जाता है. दूसरा है ओवरग्रेजिंग. अतिचारण की वजह से भी, यानी कि पशुओं के द्वारा अत्यधिक चराई से वहाँ की मिट्टी ढीली होती है, उनकी खुरों से वह मिट्टी ढीली होती है और हवा के साथ पानी के साथ बह जाती है. दूसरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ये इस प्रकार का कल्टीवेशन है जिसमें आदिवासी कुछ समय तक एक स्थान पर कृषि करते हैं और फिर उसे छोड़कर किसी नए स्थान पर चले जाते हैं. तो इससे भी वहाँ की मृदा क्षयित होती है, क्योंकि वो जब पेड़ पौधे को काटते हैं तो वहाँ पर भी सोइल इरोजन होता है. दूसरा है विंड इरोजन. तो विंड इरोजन में होता क्या है, मिट्टी हवा के माध्यम से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है. और अगला है नॉन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि अवैज्ञानिक तरीके से कृषि. इन सभी से मृदा क्षरण होती है और उनका उपजाऊपन कम होता है. फिर नेक्स्ट देखिए, इसके हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं सोइल इरोजन के. जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है उसने कुछ इफेक्ट बताए हैं कि सोइल इरोजन होता है तो मिट्टी पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं. आइए देखते हैं उनको. फर्स्ट है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन ड्यू टू द लॉस ऑफ वेजिटेशन. यानी कि लंबे समय तक यदि वो पेड़ों का कटाव होता है या पेड़ नहीं होते हैं तो वहाँ की मृदा ड्राई सूखी हो जाती है. और एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर प्रॉब्लम ऑफ इरिगेशन. यानी कि यदि सोइल इरोजन होता है तो उसका सीधा सा इफेक्ट वाटर प्रॉब्लम पर भी पड़ता है, जिसका असर सिंचाई पर होता है. नेक्स्ट देखते हैं द डाइवर्जेशन ऑफ स्ट्रीम ऑब्स्ट्रक्ट द शिप पोर्ट्स बिकॉज स्लिटिंग ऑफ. यानी कि जो वाटर स्ट्रीम होते हैं जैसे कि नदी आदि, ये सभी अपना रास्ता बदल लेते हैं. एक नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं डिटोरेशन ऑफ हाई क्वालिटी लैंड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर. तो उसका कृषि पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है. फिर हम लोग देखते हैं रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि जो मिट्टी है उसकी जगह है एग्रीकल्चर की कृषि योग्य भूमि है, उसमें भी कमी आती है. तो ये सब उसके इफेक्ट हैं. आइए अब हम लोग आगे देखते हैं. अभी हम लोगों ने सोइल इरोजन और उसके इफेक्ट देखे. अब आइए हम लोग देखते हैं सोइल कंजर्वेशन, यानी कि मृदा का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं. तो आइए हम लोग और देखते हैं आगे. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, जो प्राकृतिक सोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, उनमें निरंतर कमियाँ आ रही है और जिसकी वजह से मृदा का क्षरण हो रहा है और अनेक सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं. आइए हम लोग और देखते हैं क्या क्या उसमें से इफेक्ट पड़ते हैं. तो हम लोग सोइल कंजर्वेशन करने के लिए कुछ विशेषताओं का उपयोग करते हैं, कुछ कार्य करेंगे. तो क्या होगा, फर्स्ट है काउंटर फार्मिंग इन माउंटेन्स रीजन. यानी कि माउंटेन रीजन है वहाँ पर काउंटर फार्मिंग कृषि की जानी चाहिए. इसे काउंटर फार्मिंग को समुच्च कृषि भी कहते हैं. जो स्लोप वाले खेत हैं या जो माउंटेन वाले रीजन है वहाँ पर मेड़ बनाकर कृषि की जाती है. दूसरा है टू प्रिवेंट गुली इरोजन बाय मेकिंग फील्ड रीज. यानी कि गुली इरोजन का मतलब होता है खेतों में नालियाँ बनाकर मृदा के क्षरण को रोका जाता है. ऐसा पानी को बहने के लिए स्थान बना दिया जाता है और उसका संरक्षण रुक जाता है. फिर हम लोग देखते हैं
प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज, यानी कि हम लोग पौधों को लगाकर सोइल इरोजन रोक सकते हैं। दूसरा, जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर हम लोग विंड की वेलोसिटी, विंड का उसका हवा का वेग माप कर वहाँ पर, और जो बेरन लैंड है या बंजर भूमि है या माउंटेन की जो स्लोप हैं वहाँ पर हम लोग एक अतिचारण को कम करके और साथ ही पौधों को वहाँ पर प्लांटेशन करके उनको हम लोग बचा सकते हैं, सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाटर, उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, टाइप्स देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन उसका वितरण देखेंगे, और वाटर कंजर्वेशन इसको देखेंगे। तो आप लोग देखिए स्क्रीन पर पेज नंबर 7 पर ही हैं हम लोग। वाटर इज अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इट फुलफिल आवर बेसिक नीड्स, इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ on the earth. Water is main part of our bodies of plant and animals. Human body contains 70% of water. यानी कि जल क्या है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है और जो हमारे मानव की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है और पृथ्वी पर जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है। और साथ ही ये जो पौधे होते हैं या एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, उन सभी का महत्वपूर्ण भाग लगभग 70% भाग इससे ही बना रहता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देयर आर द 4 मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर। यहाँ पर 4 प्रकार के महत्वपूर्ण सोर्स हैं, उसके स्रोत हैं। सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर और ओशनिक वाटर, यानी कि एक सतही जल, भूमिगत जल, तीसरा जो उसका पर्यावरणीय जल जो एटमॉस्फेयर में है, और एक होता है ओशनिक वाटर। ये 4 प्रकार के इसके सोर्स हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे। आप लोग कैप्शन में जो मेजर रिवर हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं, नदियाँ हैं महत्वपूर्ण। ओके, तो आइए हम लोग और आगे देखते हैं। द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज डेराइव्ड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन दैट कम्स फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नोफॉल, यानी कि भूमिगत जो जल है या सतही जल, उसका मुख्य स्रोत है वो होता है रेन, वर्षा, या एक होता है स्नोफॉल जिसे हम लोग बर्फबारी भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ इट्स फ्लो अस रन ऑफ टू पॉन्ड एंड लेक्स, large amount of water flow to river from where it flow into the seas and oceans, यानी कि इसका बहुत सारा जो भाग है वो तालाबों में और झीलों में बहकर आता है और साथ ही नदियों से होते हुए समुद्रों तक पहुंच जाता है। सम ऑफ द इज ऑफ इट percolates into the ground, a surface water, it is also known as groundwater. Some of it lost by evaporation in the atmosphere, which is known as atmospheric water. यानी कि वर्षा का जो जल है कुछ तो वो झिमकर ज़मीन के अंदर पहुंच जाता है, परकोलेट होकर, अवशोषित होकर, और बाकी का जो कुछ जल है वो एवोपोरेट होकर इन्वायरमेंट में मिल जाता है। आइए हम लोग सरफेस वाटर को देखते हैं। सरफेस वाटर जो है वो नदियों में, तालाबों में और झीलों के रूप में उपलब्ध है। रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर फाउंड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो नदियाँ और जो उसके सहायक नदियाँ हैं वो भारत के प्रत्येक भाग में पाई जाती हैं। उनमें से 3 प्रमुख नदियाँ हैं, एक सिंधु नदी, इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, जो लगभग 60% जल को कवर करती हैं। अमंग द मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, द ब्रह्मपुत्र एंड गंगाज आर एट 8 एंड 9th, 8th एंड 10th पोजिशन। ओके, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 8वें स्थान पर और गंगा 10वें स्थान पर पूरे विश्व में सबसे बड़ी नदियों के रूप में पाई जाती हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सम पार्ट्स ऑफ रेन वाटर इज सोक्ड बाय द लैंड, ओनली 60% रीचेज द अपर लेयर ऑफ द सोइल, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन टू ग्रो। रेस्ट ऑफ द वाटर percolates and is collected below the surface as groundwater. It is obtained on the surface through wells and tube wells and used by human beings for irrigation purpose, gardening and industrial purpose. यानी कि जल का कुछ भाग भूमि के अंदर सोख लिया जाता है और जो ऊपर की जो मृदा है, सरफेस है, 60% वाटर उसके ऊपर रहता है, जो कृषि में और पौधों को उपजाने में, इन सब में उपयोग में आता है, और जो बाकी का जो परकोलेट होकर ज़मीन के अंदर चला जाता है और यह सरफेस के रूप में वापस कुओं के माध्यम से और ट्यूबवेल के माध्यम से मानव अपने उपयोग के लिए इनको निकालता है। आइए अब हम लोग ग्राउंड वाटर को देख लें, बाकी के जो प्रकार हैं, किस प्रकार में जल पाया जाता है उनको देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक वाटर। एटमॉस्फेरिक वाटर के रूप में जो जल है वो वाष्प के रूप में पाया जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। ओशन वाटर, दिस टाइप ऑफ वाटर इज़ मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड
fishing industries, Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean are in the west, east and south of India respectively. यानी कि भारत में ये जो हमारा समुद्री जल है हमारे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के रूप में पाया जाता है। इसका केवल उपयोग ट्रांसपोर्ट और मछली पालन के लिए किया जा सकता है और साथ ही इससे नमक भी प्राप्त होता है। अब आइए हम लोग यूजेस ऑफ वाटर देखते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग में करते हैं, इरिगेशन में, पावर जनरेशन, बिजली उत्पादन, ट्रांसपोर्ट और डोमेस्टिक पर्पस यानी घरेलू उपयोग के लिए इनका उपयोग करते हैं और साथ ही इसका सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए। वी आर यूजिंग वाटर फॉर इरीगेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स यानी कि हम लोग प्राचीन समय से इसका सिंचाई के रूप में उपयोग कर रहे हैं। देर आर 3 मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन, कैनाल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स एंड टैंक्स यानी कि सिंचाई के रूप में हम लोग नहर, कुओं का, ट्यूबवेल का और टैंकों का यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, आइए हम लोग उनकी समस्या देखते हैं कि और उनको कंजर्वेशन करने में भी क्या प्रॉब्लम है देखेंगे हम लोग। वाटर resources problem are multifaceted. Water resources problems are multifaceted. They portion to availability, use, quality and management. यानी कि जल की उपलब्धता एक बहुमुखी समस्या है जिसमें उसकी उपलब्धता, उपयोग, क्वालिटी और मैनेजमेंट को रखा जाता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सफिशिएंट वाटर वाज अवेलेबल फॉर इरिगेशन एंड इंडस्ट्रीज यानी कि स्वतंत्रता के समय से ही पानी की बहुत कमी थी और उस समय इरिगेशन और इंडस्ट्रीज़ के लिए उपलब्ध था। लेकिन आज के समय में जब जनसंख्या में वृद्धि हो चुकी है तो ये कम पड़ रहा है। सदर्न इंडिया एक्सपीरियंस वाटर स्कैर्सिटी इन समर्स वेयरएज इट इज़ नॉट सो इन रेनी सीजन। जो हमारा दक्षिणी भाग है यहाँ पर जो समर होता है, समर के टाइम पर भी जल की काफ़ी समस्या रहती है जबकि रेनी सीजन में इतनी समस्या नहीं रहती। तो आज जब इसकी कमी है तो पानी को हम लोगों को इसका उपयोग करना, इसका संरक्षण करना और इसका प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक हो गया। इन व्यू ऑफ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इट्स इंक्रीजेस डिमांड एंड इट्स अनइवन अवेलेबिलिटी, इट हैज़ बिकम इम्पेरेटिव टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज यानी कि इसकी जो बहुत ही कम उपलब्धता, साथ ही इसकी बढ़ती हुई आवश्यकता तथा जल का असामान्य रूप से वितरण इसके संरक्षण की आवश्यकता को और बढ़ा देता है। फॉलोइंग 3 स्टेप्स आर एसेंशियल इन दिस डायरेक्शन यानी कि 3 प्रकार की जो विधियाँ हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड स्टॉप इट फ्रॉम ड्रेनिंग ऑफ यानी कि इसको हम लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जल को और उसको नदियों या नालों की अपेक्षा उसको ज़मीन के अंदर पहुँचाने में ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। साथ ही जल का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन और इसका संरक्षण करना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम पोल्यूशन यानी कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उससे भी हमको पानी को बचाने की आवश्यकता है। इससे जल का कंजर्वेशन होगा और साथ ही इसका प्रिवेंशन भी होगा। और बाकी का भाग अगली क्लास में हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।